Hi everyone, welcome to मोटा भाई क्लासेस. आई होप ऑल यू आर फाइन एंड हेल्थी. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर एंड दैट चैप्टर बिलोंग्स टू क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज पावर शेयरिंग, कि होती क्या है. इसको हम ऐसे तरीके से समझ सकते हैं कि जब एक घर को गवर्न किया जाता है तो घर का एक मुखिया होता है या फिर घर के कई सारे मेंबर्स होते हैं, उसमें बच्चे होते हैं. तो उसके जो चीफ मेंबर्स हैं उनके बीच में कैसे पावर को डिवाइड किया जाए जिससे आगे चल के कॉन्फ्लिक्ट ना हो. सपोज इसको मान सकते हैं कि एक घर में दो भाई हैं, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई. उनके बीच में पावर शेयरिंग कैसे की जाए कि भाई बड़े भाई को क्या राइट्स दिए जाएं, छोटे को क्या राइट्स दिए जाएं अकॉर्डिंग टू देयर एजेस एंड कैपेबिलिटी, जिससे कि आगे जो गवर्न करने वाली चीज़ें हैं वो सही से गवर्न हो पाएँ, घर की जो व्यवस्था है वो सही से चल सके. सेम इज विद द governance of the country. So the meaning of power sharing is an intelligent sharing of power किसके बीच में, among legislature, executive and judiciary. It's very important to design of democracy. अब ये होता क्या है, लेजिस्लेटिव क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है, जुडिशरी क्या है. एज वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री और हमारी डेमोक्रेसी का सीक्वेंस कुछ इस तरीके का है कि उसमें दो तरीके से पावर को डिवाइड किया गया है. वो हम आगे चल के इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इसके अलावा और क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ बेल्जियम एंड व्हाट वाज द कंडीशन इन श्रीलंका एंड हाउ डिड दे रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट. उनके कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के बाद क्या नतीजे हुए, आउटकम्स कैसे थे, अच्छे या बेकार, क्या उनके इंटेलिजेंस का लेवल रहा, किस तरीके से उन्होंने अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया. तो आइए चल स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें दो कंट्रीज का नाम मेंशन्ड है इस चैप्टर में और उनको हम वर्ल्ड मैप पे देखते हैं कि वो कहाँ पर सिचुएटेड हैं. तो पहली कंट्री की हम बात करेंगे दैट इज बेल्जियम और ये किसका पार्ट है, यूरोप का. जो ये आप मैप देख रहे हैं ये एक वर्ल्ड मैप है और मैं अगर कॉन्टिनेंट्स की बात करूं ऐसा इंट्रोडक्टरी पर्पस, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, दिस पार्ट इज अफ्रीका, दिस इज ऑस्ट्रेलिया. ये वाला पूरा पार्ट किसका पार्ट है, ये पूरा पार्ट किसका है इंक्लूडिंग रशिया, ये एशिया का पार्ट है. बचा हुआ पार्ट क्या है आपका, दिस इज यूरोप. तो आगे चलते हैं, हम बात कर रहे थे बेल्जियम की. बेल्जियम इज लोकेटेड नियर फ्रांस एंड जर्मनी at this place. And second example is given, example or we can say the case study which is mentioned in this chapter is of Sri Lanka. So let's see a zoom in map of Belgium. कहाँ पर है, तो Belgium is situated at this place. Okay, what is was the condition of Belgium, क्या सीक्वेंस था जब बेल्जियम इंडिपेंडेंट हुआ, तो क्या लोगों का परसेंटेज था, क्या किस तरीके से उन्होंने इंटेलिजेंटली डिसीजंस लिए जिससे कॉन्फ्लिक्ट्स को कम से कम किया जा सके. तो दिस इज द मैप ऑफ बेल्जियम. कहाँ का मैप है ये, बेल्जियम. तो इसमें देखिए येलो कलर इज इंडिकेटिंग द फ्लैमिश रीजन और यहाँ पे मेजोरिटी किस टाइप के लोगों की थी, डच लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल. किस टाइप के लोगों की, डच लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल. ये नीचे वाला जो रीजन था ये बैलोनिया रीजन है और यहाँ पर किस टाइप के लोगों की मेजोरिटी थी, 1% ऑफ देम वर जर्मन स्पीकिंग एंड 40% ऑफ देम वर फ्रेंच लैंग्वेज स्पीकिंग पर्सन्स सिचुएटेड इन दिस रीजन. यहाँ पे आपने एक और बीच में देखा होगा ऑरेंज सा दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है ऑरेंज सा, दिस इज अ कैपिटल ऑफ बेल्जियम और इसका नाम है ब्रुसेल्स. क्या नाम है इसका, ब्रुसेल्स. यहाँ पे क्या सिचुएशन थी, यहाँ पे सिचुएशन थी 80% वर फ्रेंच लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल एंड 20% वर डच लैंग्वेज पीपल स्पीकिंग पीपल. अब आप देखिए यहाँ पर जो सीक्वेंस है अगर हम उसका अरेंजमेंट करें तो बहुत टिपिकल था
क्योंकि अलग अलग एरियाज में लैंग्वेज जो मेजोरिटी थी वो अलग अलग टाइप के लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल की हुआ करती थी। बट इन्होंने बहुत इंटेलिजेंटली अपने डिसीजंस को लिया और जब पॉलिसीज फ्रेम की तो बहुत इंटेलिजेंटली उन पॉलिसीज को फ्रेम अप किया गया, जिससे कॉन्फ्लिक्ट से बचा गया और अपनी जो व्यवस्था चलाने की कंट्री की व्यवस्थाएं थी उनको बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट के साथ अप्लाई किया गया, जो कि आगे चल करके दुनिया के लिए एक सबक बनेगा और बहुत सारी कंट्रीज उनको अपनाएंगी। इसके अलावा जो इनका इंटेलिजेंट लेवल था उसको देखते हुए जब यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बनाने की बात की गई, दैट वाज आल्सो सिचुएटेड इन ब्रुसेल्स। तो देखते हैं व्हाट वाज द केस इन बेल्जियम। इट इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। Second, population is about 1 crore. It shares the boundaries with France, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। किसके साथ, किस किस कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करता है? You can see here with France, Germany, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग। कितनी कंट्रीज के साथ? 4 के साथ बाउंड्री शेयर करता है। कौन कौन सी? फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड एंड हियर इट इज लग्जमबर्ग। 4 कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करता है बेल्जियम। आगे, व्हाट वाज द एथनिक कंपोजिशन, यानी कि लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल की मेजोरिटी के हिसाब से क्या कंपोजिशन था बेल्जियम में? इट वाज 59% पीपल live in Flemish region and 40% फ्रेंच लिव इन बलोनिया। यानी फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले 40% लोग कहाँ रहते थे? बलोनिया में रहते थे, जबकि 59% जो थे वो कहाँ रहते थे? फ्लेमिश रीजन। आपको मैंने मैप पहले ही दिखा दिया। आगे, पॉपुलेशन कंपोजिशन इन ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स क्या थी? इट वाज द, व्हाट इज इट? कैपिटल ऑफ बेल्जियम। Brussels is the capital of Belgium. Here, Dutch majority in country but minority in capital. देखो, डच लोग मेजोरिटी में थे पूरी कंट्री में। कौन सी में? बेल्जियम में। लेकिन जो कैपिटल थी उसमें किस में थी? ये माइनॉरिटी में। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हाईलाइट करने हैं और बस इन्हीं को हाईलाइट करके याद करके आप पूरे चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं आराम से। फ्रेंच वर रिच एंड पावरफुल। पावर वॉज रिसेंटेड बाय डच स्पीकिंग कम्युनिटी। देखो, पावर किसके हाथों में थी? डच लोगों के हाथ में थी। लेकिन फ्रेंच जो स्पीकिंग लोग थे वो अमीर हुआ करते थे। तो भाई दोनों का सपोर्ट लेकर के ही काम चलेगा। आगे, इन 1950-60s टेंशन बिटवीन दीज कम्युनिटीज वाज सीवियर इन ब्रुसेल्स। तो अब कंडीशन ऐसी हुई इनके बीच में, टेंशन यानी कि लड़ाई झगड़ा वाले कंडीशन ओरिजिनेट हो गई। अब आगे चल के ये लोग ऐसे डिसीजंस लेंगे जिससे कि आपस में मिलजुल करके बढ़िया प्रेम पूर्वक रहेंगे। आगे एक और कंडीशन इस चैप्टर में दे रखी है, दैट वाज ऑफ श्रीलंका। और श्रीलंका कहां सिचुएटेड है? हियर इट इज श्रीलंका, इंडिया के सदर्न मोस्ट पार्ट पर। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पे क्या कंडीशन थी? व्हाट वाज द केस इन श्रीलंका? It is an island nation of the south coast of Tamil Nadu. Population is about 2 crores. It has diverse population. Diverse मतलब अलग अलग टाइप की पॉपुलेशन यहाँ पर है। और कौन कौन सी पॉपुलेशन है? 3 टाइप की। यानी कि यहाँ पे पॉपुलेशन किस टाइप की डिवाइडेड, डिवीजन कैसा है? एथनिक, यानी कि लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल के हिसाब से डिवीजन नहीं है। किस हिसाब से डिवीजन है? रिलीजियस कंपोजिशन। कौन कौन से? यहाँ पे 3 टाइप के लोग मिलेंगे आपको। पहला, सिन्हला स्पीकिंग, यानी कि जो वहाँ की नेटिव लैंग्वेज है उसको बोलने वाले। दूसरा, तमिल स्पीकिंग। और तीसरा कौन सा? विच स्पीक बोथ द लैंग्वेज। अब इसमें कौन कौन सी कम्युनिटी के लोग हुआ करते थे वो देखते हैं। तमिल स्पीक, जो सिन्हला लोग थे वो जहां तक किस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे? वो बुद्धिस्ट थे, जो नेटिव सिटीजन थे कहाँ के? श्रीलंका के। सेकंड इज तमिल स्पीकर, वो 2 टाइप के हुआ करते थे। एक वो जो इंडिया से माइग्रेट होकर के तमिलनाडु से श्रीलंका गए थे, और दूसरा वो लोग जो श्रीलंका के ही नेटिव तमिल्स हुआ करते थे। तीसरा, जो क्रिश्चियन लोग थे, वो दोनों लैंग्वेजेस बोलते थे। अब कंपोजिशन देखेंगे तो यहाँ पे माइनॉरिटी में कौन है? तमिल स्पीकर। आप देखेंगे आगे चल के जब डिसीजन लेके जाएंगे तो इनके बीच में कंडीशन बहुत टेंस हो जाएगी और इट विल लीड टू कोल्ड वॉर इन श्रीलंका।
मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, मेजोरिटी का जो रूल होता है उसको बोलते हैं मेजोरिटेरियनिज्म। आगे, इट इमर्ज ऐसा श्रीलंका इमर्ज ऐसा इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। इंडिपेंडेंस के बाद जब श्रीलंका इंडिपेंडेंट कंट्री बना तो भाई अपने डिसीजन लेगा, अपने पावर, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा और कुछ कम्युनिटी को जो पावरफुल होंगी उनको मेजोरिटी सपोर्ट के दम पर वो रूल करने की पावर देगा। तो इंडिपेंडेंट का हुआ 1948। लीडर्स ऑफ द शिमला कम्युनिटी डोमिनेटेड द गवर्नमेंट। डोमिनेशन किसका रहा, यानी कि प्रभुत्व किसका रहा, ज्यादा पावरफुल कौन रहे डोमिनेट करने वाले, कौन सी कम्युनिटी थी, सिन्हला कम्युनिटी। मैंने बताया था अभी जस्ट अभी दैट वाज 74% वर सिन्हला स्पीकर। और किस रिलीजन से बिलोंग करते थे ये, बुद्धिस्ट। एक बार बोर्ड ने क्वेश्चन भी पूछा है कि व्हाट इज द मेजोरिटी रिलीजन ऑफ श्रीलंका, तो क्या होगा आंसर इसका, बुद्धिज्म। इसका रिजल्ट क्या रहा 1948 में, इंडिपेंडेंट होने के बाद श्रीलंका को सिन्हला कम्युनिटी ने डोमिनेट किया। इसका बाय प्रोडक्ट रिजल्ट क्या होगा, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स टू एस्टेब्लिश सिन्हला सुप्रीमेसी। किसकी सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश की, सिन्हला लोगों की। जब सिन्हला लोगों की जाएगी तो भैया दूसरी कम्युनिटी कौन सी थी, तमिलियंस। इनको क्या करेंगे ये लोग, बायकॉट कर देंगे, इनको ज़्यादा कोई पर भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी। एंड दिस रीजन will lead to the disturbance in Sri Lanka. What were the steps taken by the government in 1956, यानी कि आजाद होने के कितने साल बाद, 8 साल बाद। In 1956 Sinhala became the only official language of Sri Lanka। कौन सी लैंग्वेज को उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी, सिर्फ सिन्हला को। यानी कि जो तमिलियंस थे, तमिल स्पीकिंग पीपल थे, उनकी इन्होंने 1% भी नहीं सोचा और बिना सोचे समझे इन्होंने सिन्हला, क्योंकि मेजोरिटी में थे इसलिए सिन्हला लैंग्वेज को क्या बना दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज। एंड दे हैज दस डिसरिगार्डेड द तमिलियंस। अब उसका बात क्या हुआ, चलो ये भी चलो मान लेते, लेकिन अब क्या हुआ, जो सिन्हला लैंग्वेज था, जो उसमें पढ़े हुए थे, जो लोग सिन्हला लैंग्वेज जानते थे, जिसमें ग्रेजुएट थे, उनको वरीयता दी गई, प्रायोरिटी दी गई किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, ऑफिस में। और जो तमिल से दे वर आल्सो डिसरिगार्डेड ऑन द अदर हैंड। गवर्नमेंट जॉब्स एंड यूनिवर्सिटी पोजीशन वर गिवन टू देम, किनको, सिन्हला लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल को। इसके अलावा अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश्ड दैट द स्टेट शुड शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया सिन्हला लोग कौन सा रिलीजन को मानते थे, दैट वाज बुद्धिज्म। कौन सा, बुद्धिज्म। यहाँ इसका मतलब हुआ कि स्टेट ने अपना कौन सा रिलीजन अडॉप्ट कर लिया, बुद्धिज्म। दस दे डिसरिगार्डेड द तमिल। एंड इसके अगेंस्ट में भैया जब श्रीलंकन गवर्नमेंट ऐसा कर रही है और सिन्हला लोगों की मेजोरिटी सपोर्ट के बाद इतना बड़े डिसीजन लिए गए, तो भैया तमिलियंस भी रिटेलिएट करेंगे। जब मान लीजिए आपको कोई बंदा सामने से आया, आपको चांटा मारा, तो आप भी रिएक्शन कुछ देंगे ना, तो इन्होंने भी रिएक्शन दिया। एंड व्हाट वर द रिएक्शंस ऑफ तमिल, दे लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल। क्यों, जिससे भैया अपने जो राइट्स हैं वो गवर्नमेंट के सामने रख सकें, अपनी डिमांड्स को राइट सामने रख सकें। और क्या कर रखा उन्होंने, पहले डिमांड रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। इन्होंने कहा भैया सिन्हला ठीक है तुम रख रहे हो, लेकिन तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर तो रखो, एटलीस्ट ऑफिशियल लैंग्वेज तो होनी चाहिए, चाहे नेशनल लैंग्वेज हो या नहीं हो, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल भी होनी चाहिए। आगे रीजनल ऑटोनॉमी एंड थर्ड इज इक्वल अपॉर्चुनिटी। जैसे कि हमने देखा था अभी कि भैया स्कूल कॉलेजेस और जॉब्स में क्या था, सिन्हला लोगों को प्रायोरिटी दी गई। इन्होंने कहा भैया सबको बराबर क्या इक्वल अपॉर्चुनिटीज ग्रांट की जाए। हाउएवर द डिमांड्स ऑफ द तमिल वर नॉट कंसीडर्ड एंड मेक देम फील लाइक आउटसाइडर। इनको बताया गया भैया ऐसा, इनको फील भी हुआ कि भाई हम जैसे बाहर से आए घुसपैठिए हैं, हम यहाँ के नेटिव कभी सिटीजन हुआ ही नहीं करते थे, इस टाइप के इनको फील आया। क्यों, क्योंकि इन लोगों को इस तरीके से फील कराया गया कि इनके जो राइट्स इनको दबाया गया और सिन्हला लोगों को सारे राइट्स प्रोवाइड कर दिए गए। आगे चलते हैं। एंड this is the result, it resulted in civil war in which 9,000 people were killed। इसने सिविल वॉर ओरिजिनेट किया को जन्म दिया
जिसने कि लगभग 9,000 लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। और किसमें, जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुए सिनलास में एंड तमिलियंस में, सेकेंडली तमिलियंस में और गवर्नमेंट में, जो आपस में एक दूसरे के साथ टसल चला उसमें। एंड व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ बेल्जियम ऑन द अदर हैंड? श्रीलंका देखा हमने, अब कंडीशन बेल्जियम में क्या थी? व्हाट वाज द अकोमोडेशन इन बेल्जियम? दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ कल्चरल एंड रीजनल डिफरेंसेस। इन्होंने भैया कल्चरल और रीजनल डिफरेंसेस को पहचाना और कहा भाई तुम्हारे रीजन जो है, जिस एरिया में तुम रह रहे हो उसमें कल्चर अलग है, हमारा अलग है, कोई बात नहीं, हम दोनों को प्रोटेक्ट करेंगे, दोनों को प्रिजर्व करेंगे और दोनों को ही आगे लेकर के चलेंगे। जिसके रीजन में जो चीज़ ज़्यादा चल रही है उसको वरीयता दी जाएगी, लेकिन जो माइनॉरिटी में है उसको भी डिसरिगार्ड नहीं किया जाएगा। अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन 4 times टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। ऐसा नहीं प्रॉब्लम इनके यहाँ नहीं आई, इनके यहाँ भी प्रॉब्लम आई, लेकिन 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स किए जिससे कि जो प्रॉब्लम थी बेल्जियम में उसको रिजॉल्व किया जा सके। एंड एट लास्ट दे वर एबल टू फॉर्म अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट वाज द एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉड्यूल? बोथ फ्रेंच एंड डच गॉट इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। भैया फ्रेंच और डच लोगों को दोनों को बराबर रिप्रेजेंटेशन दिया गया, इक्वल, किसी को ज्यादा नहीं किसी को कम नहीं। क्यों? क्योंकि देखो डच लोग हालांकि गवर्नेंस में थे, पहले से मेजोरिटी में थे, बट फ्रेंच लोग ज्यादा पैसे वाले हुआ करते थे, तो भैया गवर्नमेंट चलाने के लिए पैसे का भी तो सपोर्ट चाहिए होता है, इसलिए दोनों को बराबर इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट में। पहला पॉइंट याद करने लायक चीज है। सेकंड, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत सारी पावर्स थी उनको ट्रांसफर करके किसको दे दिया गया? स्टेट गवर्नमेंट को। जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट को क्यों दिया गया? जो रीजनल डिस्पैरिटीज है उसको कम किया जा सके। स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करेगी अपने रीजन में, जो मेजोरिटी में होगा उसको ज्यादा चीज दी जाएंगी, जो माइनॉरिटी में होगा उसको कम दी जाएंगी, लेकिन डिसरिगार्ड नहीं किया जाएगा। और आपने देखा था कंडीशन बेल्जियम में क्या थी, वलोनिया रीजन में अलग कंडीशन थी, फ्लैमिश रीजन में अलग थी, और उसकी कैपिटल ब्रुसेल्स में कुछ अलग सिचुएशन बनी हुई थी। आगे, सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रुसेल्स विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ द कम्युनिटीज। क्या, कहां पर सेपरेट गवर्नमेंट बनी? एक ब्रुसेल्स में। यानी कुल मिलाकर के बेल्जियम में 4 टाइप की गवर्नमेंट बन के आएंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट, एक बेल्जियम में, और फोर्थ कौन सी होगी? ये दिस इज द क्वेश्चन मार्क, और मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद इसको आंसर दूंगा। फोर्थ टाइप की गवर्नमेंट कौन सी हो उसका आंसर अभी थोड़ी देर बाद मैंने मिलेगा, तब तक आप वीडियो में बहुत कंसिस्टेंसी के साथ बने रहिए। व्हाट वी लर्न फ्रॉम द बेल्जियन मॉडल? व्हाट वाज द रिलीजियस कंपोजिशन? सॉरी, दिस बिलोंग्स टू आई थिंक श्रीलंका। वाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल? अब देखो आपने दोनों कंडीशन देंगे, श्रीलंका का भी और बेल्जियम का भी। अब पावर शेयरिंग डिजायरेबल है कि क्यों जरूरी है, क्यों चाहिए, उसके भी तो कुछ फैक्ट्स होंगे ना प्रूफ करने के लिए। तो 2 रीजंस हैं मेन। पहला कौन सा है? प्रूडेंशियल रीजन, एंड सेकंड इज द कौन सा रीजन? मोरल रीजन। पहला कौन सा है? प्रूडेंशियल रीजन, एंड सेकंड इज द मोरल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन क्या है? प्रूडेंशियल रीजन हेल्प्स टू reduce the possibility of conflict between the state and the center, between different social groups. प्रूडेंशियल रीजन क्या है कि भैया ये जो डिस्पैरिटीज है ना उनको कम करने की कोशिश करता है, और जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उनको भी कम करने डिफरेंट गवर्नमेंट्स के बीच में। इसके अलावा द मेन थिंग इज बिटवीन द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, जैसे कि हमने एग्जांपल देखा बेल्जियम का। सेकंड, इट इज अ मोरल रीजन, और ये कौन सा है? पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। व्हाट इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी? द पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। व्हाट इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी? पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि भैया हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हम देखिए गवर्नमेंट अपनी पावर्स को डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट लेयर्स की हेल्प से शेयर करती है हमारे साथ। हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जब हम लेजिस्लेटिव को पार्ट होते हैं तब भी गवर्नमेंट अपनी पावर को विद द हेल्प ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लोकल अर्बन बॉडीज हमारे साथ शेयर करती है। एंड यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। आगे चलते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग? भैया हमने बात करी पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग बेल्जियम में क्या थी, श्रीलंका में क्या थी, उन्होंने क्या किया, वहाँ क्या किया, बट क्या क्या फॉर्म्स हो सकती हैं पावर शेयरिंग की, कैसे पावर शेयर कर सकते हैं?
घर में हम अलग अलग तरीके अपना सकते हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स अपना सकते हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन कंट्री के साथ इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट करना पॉसिबल नहीं है। तो हम कुछ वेरीफाइड मॉडल्स को ही अपनाएंगे। दैट इज फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, सेकंड इज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड among different social groups, and fourth is political parties and pressure groups। तो आगे देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग क्या है। हॉरिजॉन्टल मतलब कैसी होती है, एक ऐसे इसे एक लाइन, और इसमें अगर हम बात करें तो द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन थ्री डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। फर्स्ट वन इज द लेजिस्लेचर, ओके, सेकंड इज एग्जीक्यूटिव, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में, एग्जीक्यूटिव, और थर्ड कौन सी है, जुडिशरी। यानी कि पावर को इस तरीके से डिवाइड करना, तीन ऑर्गेनाइजेशंस, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीनों के बीच में पावर का डिवीजन इस तरीके करना कि वे तीनों के पास पावर बराबर है, इसके भी पास भी इतनी पावर, इसके पास भी, इसके पास भी, बट बराबर है तो एक दूसरे के इंटरफेयर भी करेंगे, है ना। बट यहाँ पे एक चीज है, वो क्या है, एक दूसरे की पावर को बैलेंस तो कर सकते हैं, बट देयर इज नो इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स पावर। यानी कि लेजिस्लेटिव की पावर को बैलेंस कर सकता है एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव की कोई चीज एग्जीक्यूट कर दी तो उसको जुडिशरी भी नेग्लेक्ट या डिस्क्वालीफाई कर सकती है, बट एक दूसरे की पावर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मतलब क्या है, दो बच्चे सीट पर बैठे हुए, एक सीट पर, इधर वाला उधर देख सकता है, उधर वाला इधर देख सकता है, बातें कर सकते हैं, बट ये नहीं है कि एक दूसरे का जो मार्जिन है, सपोज ये दो बच्चे बैठे थे, जैसे ये सीट थी, अब इधर वाला ये देख सकता है, यहाँ वाला यहाँ देख सकता है, एक दूसरे चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि ये वाला खिसकता खिसकता यहाँ पहुँच जाए, या फिर ये वाला खिसकता खिसकता यहाँ पहुँच जाए। यानी कि एक दूसरे की बाउंड्रीज को बार्ड नहीं करेंगे, एक दूसरे की बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करेंगे। This was the horizontal division of power, and moving to next point, that is vertical division of power। ये क्या होगा, वर्टिकल, जैसे बारिश की होती है ना ऊपर से नीचे की तरफ, ऐसे, तो टॉप लेवल पे सबसे ज्यादा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन होगी कंट्री की, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल लिस्ट जिसको बोलते हैं, सेंट्रल लेवल। और जैसे कि हमारे यहाँ कौन सी है, यूनियन गवर्नमेंट, कौन सी, यूनियन गवर्नमेंट। उसके बाद कौन सी होगी, दैट इज स्टेट, इसको भी हम क्या बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। थर्ड, इन आवर कंट्री इट इज लोकल रूरल एंड अर्बन बॉडीज, कौन सी, लोकल गवर्नमेंट भी बोलते हैं इसको, या फिर लोकल रूरल एंड अर्बन गवर्नमेंट बॉडीज, जिसमें हम पंचायत और नगर पालिका की बात करते हैं, जो कि इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था, लेकिन बाद में चल करके इसको अमेंडमेंट करके इंट्रोड्यूस कराया गया। दिस इज द डिवीजन ऑफ पावर इन आवर कंट्री, पहला सेंट्रल, सेकंड स्टेट, एंड थर्ड इज द लोकल गवर्नमेंट। So this was all about this chapter. In the upcoming chapter, we will study about what is federalism, what is the concept of federalism, how can we understand federalism, क्या उसके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, और हमारे बोर्ड के एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। इसके साथ ही इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, as we will complete all the chapters of political science, we will discuss it as soon as possible with you. Till then, stay tuned and don't forget to like and subscribe our channel। और चैनल का नाम आपको पता ही है, that is मोटा भाई क्लासेस।